खत्म। तो नरेंद्र मोदी जी जब उन्होंने सरकार बनाई तो उन्होंने 2 या 3 कदम ऐसे लिए जिससे कि आम परिवारों को राहत मिली। सबसे पहले हमने एक बड़ा कदम उठाया कि जो देश में सबसे गरीब परिवार है और गरीब लोग हैं, उनको हमने आयुष्मान हेल्थ कवर के तहत लगभग 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का कैशलेस हेल्थ कवर टर्शरी केयर तक सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में दे दिया जो एम्पैनल है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के ऊपर कोई हेल्थ क्राइसिस आती है, उसको केवल आयुष्मान भारत के एक एम्पैनल हॉस्पिटल में जाना है और वहां पे उसका कैशलेस इलाज होगा बिना 1 रुपया खर्च किए। आज ये सबसे बड़ा सुरक्षा कवच अगर किसी ने दिया है तो ये आयुष्मान भारत कवर है। और आयुष्मान भारत कवर से यूनाइटेड नेशंस और WHO ने स्टडीज कराई कि कैसे 1 लाख करोड़ का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता था परिवारों का, 1 लाख करोड़ का परिवारों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता था हेल्थ पर, वो 1 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर आज बचा है, विच मीन्स कि वो 1 लाख करोड़ रुपए हमारे नागरिकों के हाथ में आए हैं ताकि वो एजुकेशन पर, ताकि वो अपने खाने पीने पर या वो अपने और भी एस्पिरेशनल चीजें हैं उस पर उसको खर्च कर सके, ना कि एक हेल्थ क्राइसिस पर। और केवल यहां पर नहीं रुके मोदी जी, अब तो हमने बिना इकोनॉमिक क्लास को देखे जो भी व्यक्ति 70 वर्ष की आयु से बड़े हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स, हमारे वरिष्ठ नागरिक, उन सभी लोगों को ये आयुष्मान कवर मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज क्लास, चाहे वो अंबानी के परिवार से हो या चाहे वो प्रसून जी के परिवार से हो या चाहे वो गरीब से गरीब परिवार से हो, सभी लोगों को 5 लाख रुपए का कवर हमारे बुजुर्ग नागरिकों को मिलेगा। क्योंकि उनको इंश्योरेंस भी बहुत आसानी से नहीं मिलता। केवल यहां पर नहीं रुके, उसके बाद आपने देखा होगा कि मान लो कभी हेल्थ क्राइसिस आती है, ऑपरेशन करा दिया, दवाइयां महंगी, 5-5 हजार 10-10 हजार की महीने की दवाई। ये ब्रांडेड दवाई होती है। जब ब्रांडेड दवाई होती है तो कंपनी जितना खर्च करती है दवाई बनाने के लिए, उससे ज्यादा अपने ब्रांड वैल्यू पे आपको पैसे देने पड़ते हैं। कोई बड़ी रैनबैक्सी की है, कोई और है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की है। ये कंपनी जो है ड्रग बहुत सस्ते में बनाती हो क्योंकि उसमें तो वही इंग्रेडिएंट्स लगने हैं, पर उसका दाम बड़ा इसलिए होता है क्योंकि वो कंपनी जो है अपने ब्रांड की पैसे जो है वो लेती है। मोदी जी ने देश में 18,000 जन औषधि केंद्र शुरू करवा दिए और उस जन औषधि केंद्र में आपको जेनेरिक ड्रग्स मिलता है। तो मतलब मार्केट में अगर कोई दवाई 100 रुपए की है, वही आपको जन औषधि केंद्र में मात्र 10 या 15 रुपए में मिलता है। मतलब 85% की सेविंग करवा। और इसमें आप जोड़ लो जीएसटी 2.0। जीएसटी 2.0 में कैंसर सेविंग ड्रग्स, कैंसर विरोधी ड्रग्स सस्ते हुए, लाइफ सेविंग ड्रग्स सस्ते हुए, डायग्नोस्टिक किट्स जो कोविड के समय हम लोग को बड़े काम आए वो सस्ते हुए, हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता हुआ, मेडिक्लेम सस्ता हुआ, ये सारी चीजें सस्ती हुई। मतलब कि जो हेल्थ की क्राइसिस से हमको निपटना पड़ता था उसको मोदी जी ने लगभग समाप्ति की ओर ले जाने का काम किया। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 5 से 10 हजार की सेविंग आपकी जुड़ती है। फिर एक चीज जो आप लोग रेगुलरली यूज करते हो, स्टेशनरी, उसमें भी अगर औसतन आप खर्चा 24-25 हजार करते थे तो आज वो 20-22 हजार की आती। अगर कोई किसान परिवार से जुड़ा है तो किसानों के ट्रैक्टर पर, ट्रैक्टर में लगने वाले ट्यूब पर, टायर के ट्यूब पर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पर, इरिगेशन के सिस्टम पर, इन सब पर जीएसटी कम की गई ताकि जो किसानों की जो लागत लगती है किसानी में उसको लगातार कम किया जा सके। एक तरफ किसान सम्मान निधि देकर किसानों को सशक्त करना और दूसरी तरफ किसानों को इनपुट कॉस्ट में राहत देना ताकि किसानों की भी आमदनी लगातार बढ़ती जाए और जो किसानों का फाइनल प्रोडक्ट होता है, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हो, चाहे वो खाने पीने की वस्तु हो, उस पर भी मैंने आपको बताया कि जीएसटी को कम किया गया है। इसका मतलब इन चीजों की ज्यादा खपत होगी। तो किसानों की भी कैसे चिंता की गई है, चाहे कंज्यूमर हो
चाहे किसान हो, इन दोनों की चिंता करने वाला अगर कोई है तो वो है जीएसटी 2.0। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये केवल गुड एंड सिंपल टैक्स नहीं है। गुड एंड सिंपल तो है ही, पर ये जीएसटी का मतलब विवेकानंद जी अब बन चुका है ग्रोथ सेविंग्स टैक्सेशन लो। और पहली बार कोई इनकम टैक्स या जीएसटी कमिश्नर उस पर ताली बजा रहा है, इसके लिए और जोरदार तालियां बजाएं। हमारे जो टैक्स में और टैक्सेशन में काम करने वाले लोग हैं, इनको हम लोग कई बार नेगेटिव छवि से देखते हैं। ऐसा होता नहीं। दरअसल टैक्स भरना हमारा ये दायित्व है, और ये टैक्सेशन को कलेक्ट करना जिनका दायित्व है, काम तो हम बड़े इससे देखते हैं कि भाई देखो यार, ये कमिश्नर हम पे टैक्स लगा रहा है, ये इंस्पेक्टर हम पे टैक्स लगा रहा है, पर देश के विकास में जो पैसा, जो योगदान जाता है, वो आप ही के टैक्सेशन से जाता है। और अगर कोई इसमें सेतु का काम करता है तो वो हमारे विवेकानंद जी जैसे टैक्स कमिश्नर्स और टैक्स इंस्पेक्टर्स हैं, और इनके ही प्रयासों से विकसित भारत के लिए आपके योगदान का इस्तेमाल होता है। तो मुझे लगता है कि आज आप टैक्सेशन को, जो एक प्रकार से बन गया था टेररिज्म के रूप में, आज टैक्स टेरर नहीं है, पर आज टैक्स किस प्रकार से आपकी जेब का ख्याल रखते हुए टैक्स फॉर नेशन है, टैक्स फॉर फ्रस्ट्रेशन नहीं है, इसका भी हमको ध्यान रखना होगा। जीएसटी 2.0 में हमने टैक्स को नेशन के लिए लाया है, टैक्स से फ्रस्ट्रेशन को खत्म कर दिया है। देखिए, अगर मोदी जी नहीं होते और जीएसटी काउंसिल नहीं होती, मैं आप लोगों को सीधा सीधा, देखो यहाँ पे मैं हिसाब किताब की बात कर रहे हैं, और इसीलिए आप लोगों को समझना होगा। आप लोगों ने 24 में तो बहुत अच्छा निर्णय ले लिया है, अभी 27 में भी निर्णय लेना है। और वो निर्णय क्यों लेना है? अगर मोदी जी नहीं होते तो मोबाइल फोन पे आप 25% वैट और एक्साइज दे रहे होते। अगर मोदी जी नहीं होते तो जिस टेलीविजन पर आज 18% या 32 इंच वाले और उससे बड़े, उस पर आप 30% दे रहे होते। अगर मोदी जी नहीं होते तो जो रेफ्रिजरेटर आपको खरीदना है आपके परिवार में, उसमें 32% देना पड़ता, आज आपको 18% देना है। जो वॉशिंग मशीन आप घर में चाह रहे थे कि एक नया वॉशिंग मशीन ले लूं मैं, फिलिप्स का, डाइसन का, उस पर आज आप 18% दे रहे हैं, आपको 32% देने होते। जो दवाइयों पर 5% आप दे रहे हैं, मोदी जी नहीं होते तो 15% देने पड़ते। ये बहुत काम का है। जो सिनेमा के टिकट्स पर 40% दे रहे थे, उस पर अब 18% देना है। तो पहले केवल एक के साथ ही फिल्म में जा रहे थे, आप 2 लोगों को लेकर जा सकते। मतलब आप एक सेट ऑफ फ्रेंड्स के नहीं, 2 सेट ऑफ फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं। और पॉपकॉर्न पर भी जीएसटी कम हो चुका है, और एक ही टैक्स रेट है। रेस्टोरेंट में अगर खाना खाने जाते तो 25% देने पड़ते, आज बड़ी से बड़ी रेस्टोरेंट में 18% देने पड़ेंगे, वरना तो 5% में भी कुछ रेस्टोरेंट्स है। साइकिल पर 15% हुआ करता था, आज साइकिल पर भी 5% जीएसटी है। सीमेंट पर 30 to 32% था, आज वो घटकर 18% हुआ है। सीमेंट सस्ता, पेंट सस्ता, इसका मतलब कि आप अपना जो पहला घर लेना चाहते हैं उसमें भी आपको राहत मिलने वाली है। तो पहला घर हो, मतलब कि मकान हो, रोटी हो, कपड़ा हो या पहली गाड़ी हो, ये सारी चीजें अगर सस्ती की गई है तो आज जीएसटी 2.0 के बाद हुई है। तो इसीलिए आपको समझना होगा कि ये रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, दवाई और गाड़ी को सस्ता करने वाला और आम जनमानस को राहत देने वाला आज एक जीएसटी 2.0 का सिस्टम लागू हुआ है। और उसका देखिए कितना इंपैक्ट होता है। अभी जीएसटी जो लागू हुआ, नया नेक्स्ट जेन रिफॉर्म, वो नवरात्र के पहले दिन से लागू हुआ। और पहले दिन पर विवेकानंद जी, पहले दिन पर सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए मारुति ने 30,000 यूनिट केवल एक दिन में बेचे हैं, पहले दिन नवरात्र के। हुंडई ने एक दिन में 11,000 यूनिट बेचे हैं।
ब्लू स्टार जैसी जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, उनके पहले दिन पर सेल्स 20 से 22% बढ़े हैं बनस्पत पिछले साल के उसी डेट पर, और इसीलिए उसका इंपैक्ट आपके सामने है। ऑटोमोबाइल्स 15 to 20% सेल्स इंक्रीज हुई है। एफएमसीजी गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उसमें 10 से 12% जो है सेल्स इंक्रीज हुई है, चाहे वो नेस्ले के गुड्स हो, ब्रिटानिया के हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के हो। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे वर्लपूल हो, वोल्टास हो, पैनासोनिक हो, इन सभी लोगों ने अपने सेल्स के आंकड़े जारी किए या न्यूज रिपोर्ट्स में आए। 15 से 20% रेफ्रिजरेटर के, किचन अप्लायंसेस के, इन सभी के सेल्स बढ़े हैं। इंश्योरेंस कंपनी, उनके जो प्रीमियम इंश्योरेंस है वो 19 to 20% से बढ़ा है, चाहे वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो, एसबीआई लाइफ हो। मेडिकल्स है, मेडिकल एसेंशियल्स है, चाहे सन फार्मा हो, डॉक्टर रेड्डीज हो, बाकी मेडिसिन के कंपनीज हो, उनके यहाँ पर भी 13 से 15% इंक्रीज हुआ है। तो कुल मिलाकर इसका मतलब यह है कि जीएसटी 2.0 का सीधा सीधा प्रमाण मिला है कि किस प्रकार से आम जनमानस को राहत मिली है, और राहत मिलने की वजह से आज खपत जो है, कंजम्पशन जो है वो बढ़ी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं लास्ट में कि पहले व्यवस्था क्या थी और आज व्यवस्था क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल बातें विवेकानंद जी ने भी छेड़ी थी। 2014 से पहले हमारे पास मल्टीपल टैक्सेस थे, एक यूनिफाइड सिस्टम नहीं था। आज हम देश में कह सकते हैं कि एक यूनिफाइड जीएसटी 2017 से है। पहले 4 स्लैब्स थे, अब हार्मोनाइज स्लैब्स हो गए हैं, केवल 2 स्लैब्स बचे हैं। पहले हमारे यहाँ पे अलग अलग जो टैक्सेस थे, वैट था, एक्साइज था, सर्विस टैक्स था। आज हमारे पास एक सिंगल डेस्टिनेशन बेस्ड जीएसटी टैक्स है। पहले हमारे पास एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी रेट्स की, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेट्स थे, कंफ्यूजन था, वेरिड रेट्स थे। आज एक हार्मोनाइज स्लैब पूरे देश में, एक प्रोडक्ट के लिए 5% पूरे देश में है, तो हार्मोनाइज है, तो एक कंसिस्टेंसी है। पहले सेपरेटली आपको मैन्युअल फाइलिंग करनी पड़ती थी, आज ऑनलाइन आपको एक पोर्टल पर जीएसटीएन पर जाकर अपना जो भी जीएसटी है वो करना पड़ता है फाइल। पहले एक रिस्ट्रिक्टेड और कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट होता था, टैक्स पे टैक्स। आज एक सीमलेस सिस्टम बन चुका है, आईटीसी की भी व्यवस्था है, और टैक्स ऑन टैक्स नहीं है, और आप क्रेडिट भी क्लेम कर सकते हो। और अभी तो विवेकानंद जी शायद ज़्यादा डिटेल में बताएंगे कि छोटे उद्योगों के लिए एक खास व्यवस्था ये की गई है कि जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका 90% आपको जो फंड्स है वो प्रोविजनली आपको पहले ही दे दिया जाएगा, ताकि आपकी कैश फ्लो की स्थिति, आपकी लिक्विडिटी की स्थिति जो है वो आपका पैसा अटका ना रहे, आपके पास वो कैश फ्लो आ जाए ताकि आप उसको और इन्वेस्ट कर सको अपने बिजनेस में। और जैसे पहले बताया कि अलग अलग, पहले तो आपको बॉर्डर पास करने पड़ते थे, कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, बॉर्डर चेक पोस्ट पे जाना पड़ता था। अब एक कॉमन मार्केट है, तो इससे निश्चित रूप से लॉजिस्टिकल इश्यूज भी बहुत हद तक कम हो चुके हैं। मित्रों, पिछले 10-11 वर्षों में हम लोगों ने जो जीएसटी में हमने किया है, वन नेशन वन टैक्स, ये एक रिफॉर्म, हमारी सरकार ने लगातार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के इस नारे को अपनाते हुए नागरिक देवो भव के भाव से काम करने का काम किया। और इसीलिए अगर आप गहराई से देखेंगे तो जो अर्थव्यवस्था 2014 से पहले पॉलिसी पैरालिसिस, स्कैम्स, हाई इन्फ्लेशन, लो एक्सपोर्ट्स, इससे जानी जाती थी, आज 2025 आते आते ये गर्व होता है कहने में कि हमारी अर्थव्यवस्था आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी के रूप में उभरी है, और हमने 7.8% जीडीपी ग्रोथ रेट रजिस्टर किया। जहां हम 11 पोजीशन पर अटके रहे 10 वर्षों तक, 11वें स्थान पर हमने कोई मूवमेंट फॉरवर्ड नहीं किया। आज 11वें स्थान से उठकर पिछले 11 वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था 4थे स्थान पर आई है, यूके की इकोनॉमी को ओवरटेक की है, और बहुत जल्द हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। जहां पर 10 से 12-15% का इन्फ्लेशन, डबल डिजिट इन्फ्लेशन होता था,
आज आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 वैश्विक चुनौतियां होने के बाद भी, यूक्रेन रशिया का युद्ध और उसके अलावा हमने देखा है कि कोविड की एक क्राइसिस आई, सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट के बावजूद, तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ने के बावजूद, सप्लाई में बहुत सारी चैलेंजेस आने के बावजूद भी हमारे देश में एवरेज इन्फ्लेशन 4-4.5% के दर पर रहा है। और पिछले महीने की अगर बात करो तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिखाता है कि हमारा इन्फ्लेशन मात्र 1.5% था। कहां अर्थशास्त्री के जमाने में 12% इन्फ्लेशन और कहां पर चाय वाले के जमाने में मात्र 1.5% इन्फ्लेशन। आज हमारा हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमारा हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, लोएस्ट इन्फ्लेशन है, लोएस्ट एनपीए है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने आज 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट रजिस्टर किया है। और केवल यही नहीं, हमारे देश में पिछले 11 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकालते हुए आज हमने देश में गरीबों को भी ताकत बढ़ाने का काम किया है। और पहले तो केवल गरीबी हटाओ नारा होता था, हमने नारा नहीं, हमने नारे को नियत में तब्दील करते हुए 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। 11 करोड़ लोगों के घर में उज्ज्वला सिलेंडर, 12 करोड़ लोगों के घर में नल से जल, 13 करोड़ लोगों के घर में शौचालय बने। हमने 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट से जोड़ा, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत कवर से जोड़ा और हमने प्रति व्यक्ति आय देश के हर व्यक्ति की पिछले 11 वर्षों में दुगनी करने का काम किया है। और ये करते करते हमने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी, जहां 1 लाख 2 लाख करोड़ खर्च होता था पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में, आज 11 लाख करोड़ रुपए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होते हैं। इसलिए 70 वर्ष में 70 एयरपोर्ट बने और पिछले 11 वर्षों में हमने और 74 एयरपोर्ट बना दिए। पहले 5 मेट्रोज होती थी केवल, आज हर शहर में मेट्रो के प्रोजेक्ट शुरू है और 20 मेट्रोज ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। इस प्रकार से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नागरिक देवो भव के साथ, इस भाव के साथ जब हम काम करते हैं तो जीएसटी में भी राहत मिलती है, हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत भी होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन लोगों को लगता है ये चुनावों के लिए किया गया है, बहुत सारे लोग बोलते हैं चुनावों के लिए किया, चुनाव के लिए किया। मैं तो कहता हूं कि आप देख लीजिए, पिछले बजट में आपको याद होगा कि पहले 2 लाख रुपए की इनकम पर आप इनकम टैक्स भरते थे। आज देश में 12 लाख की इनकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता। 12,75,000 तो इस प्रकार से हम लोग तो बचत उत्सव वाले लोग हैं। हम तो बचत देश की हो और देश में ग्रोथ हो, इसके लिए हम लोग लगातार सतत प्रयास करते हैं। और जीएसटी 2.0 भी इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और इसीलिए आपने 2024 में भी बचत वाले को मौका दिया और 2027 में भी बचत वाले को ही मौका देना है, ना कि चपत वालों को। तो आपके सामने या तो आपको बचत वाले चाहिए या तो आपको चारा घोटाला करने वाले, चपत लगाने वाले लोग चाहिए। ये आपके सामने, दोनों सामने आपके हैं। और इसी से मैं आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जीएसटी 2.0 उत्सव में आप भी देश की अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें। और हाँ, इसमें एक काम जरूर करें, जो दाम कम हुए हैं, एक संकल्प जरूर लीजिए कि भारत का पैसा होगा तो वो भारत के पसीने के लिए ही जाए। एक संकल्प जरूर लीजिए कि जो भी अभी हमें खरीद करनी है, जो भी दिवाली से लेकर आने वाले पर्वों में, अभी छठी मैया की भी पूजा होगी, उसके बाद भी पर्व होंगे, हर जगह पर वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत, इस संकल्प के साथ आप निकलिए। और जहां मेरे भारत का पसीना लगेगा वही मेरे भारत का पैसा लगेगा। ये ऐसा संदेश दीजिए कि जिन लोगों को लगता है कि टैरिफ लगाकर वो हमें दबा देंगे, उनको हम लोग भी जवाब दे दें, मुंह तोड़ जवाब दे दें कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है
कि आपके जिताने से कभी भारत झुकेगा नहीं, कभी भारत झुकेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोर से बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। Let's give Sir a huge round of applause once again, everyone. Sir, your words truly did ignite a sense of pride and